नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल मंजू ज्ञान धारा पर आपका स्वागत है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत हमने की थी। उसमें हमने 4 क्लासों को कंप्लीट कर लिया है और पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना। हर परीक्षा की दृष्टि से हमारे पिछले शानदार वीडियो हैं। आज हम कक्षा 5 में जानेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में क्या क्या योगदान है। मैं पूरा इजी वे में आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगी। उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरे वीडियो को पूरा देखना, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना। पहली बार अगर आप मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली ऑल नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँच जाए। तो चलो देखो, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का क्या योगदान है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य रामचंद्र जी का योगदान जानेंगे। उससे पहले हम देखेंगे भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म कब हुआ। तो 11 अक्टूबर 1884 ईस्वी को हुआ। याद रखना है आपको, आचार्य रामचंद्र जी है उसका जन्म है वो 11 अक्टूबर 1884 ईस्वी में हुआ। अगर निधन की बात की जाए तो 2 फरवरी 1941 ईस्वी में इसका क्या हो गया, निधन हो गया। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। निधन पूछा जाए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का तो 2 फरवरी 1941 बताना है आपको। नेक्स्ट में हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन से ग्रंथ की रचना की, किस नाम से की। तो हिंदी साहित्य इतिहास के नाम से रचना लिखी। किस भाषा में, हिंदी भाषा में। किस नाम से, हिंदी साहित्य का इतिहास। जो हिंदी साहित्य इतिहास की जो लिखने की जो परंपरा है उसमें आचार्य रामचंद्र जी का शोध हिंदी साहित्य इतिहास पुस्तक के रूप में हुआ। तो ये हिंदी साहित्य इतिहास की जो रचना की उसमें आपसे पूछ लिया जाए भी रामचंद्र जी के, शुक्ल जी के और सहयोगी कौन थे। तो सहयोगी के बारे में पूछ लिया जाए तो आपको बताना है केदारनाथ पाठक क्या थे, शुक्ल जी के सहयोगी रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने में। भाषा अगर आपसे पूछी जाए भी इस रचना की भाषा है वो कौन सी है तो आपको आंसर देना है भाषा कौन सी है, हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो लिखा। पद्धति पूछी जाए, हमने 4 क्लासों में जाना। पहले 2 क्लासों में मैंने वर्ण जो मतलब ताशी और सेंगर जी हैं उन्होंने वर्ण को आधार बना के अपना साहित्य में योगदान दिया, हिंदी साहित्य का इतिहास रचा। और उसके बाद जॉर्ज गिरियसन और मिश्र बंधुओं ने काल को अपनाया, कालानुक्रमिक पद्धति को अपनाया। और लेकिन आज जो हमें आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल के बारे में पढ़ रहे हैं तो अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की आपको पद्धति पूछ ली जाए एग्जाम में तो बताना है विधेयवादी पद्धति। यानी विधेयवादी का क्या अर्थ होता है, समाज की तत्कालीन जो परिस्थितियां हैं उसके बारे में बताना, जो समाज की तत्कालीन परिस्थितियां हैं उसके बारे में बताना। ठीक है, अब आपसे पूछ लिया जाए भी हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसकी रचना का मतलब प्रकाशन कब हुआ, कितने सन में ये प्रकाशित हुई। तो 1929 आपको उत्तर देना है। ठीक है, अब इसमें कितने कवियों को शुक्ल जी ने शामिल किया तो कवियों की संख्या आपको बतानी है। संख्या पूछ ली जाए कवियों की तो लगभग 1000। कितने कवियों को शामिल किया, लगभग 1000 कवियों को शामिल किया। हिंदी साहित्य के इतिहास नाम से रचना की, किस भाषा में, हिंदी भाषा में। पद्धति कौन सी अपनाई, विधेयवादी पद्धति। प्रकाशन कब हुआ, 1929 में हुआ। कवियों की संख्या कितनी शामिल की, लगभग 1000। और शुक्ल जी के सहयोगी कौन रहे, केदारनाथ पाठक रहे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट में देखो कुछ आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है आचार्य जी की रचनाओं से। तो आपको ये प्रमुख रचनाएं याद रखनी है कौन कौन सी है। नंबर 1, हिंदी साहित्य का इतिहास। जो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की जो परंपरा है उसमें जब आचार्य रामचंद्र जी का योगदान रहा तो क्या लिखा, हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन, इतिहास। और दूसरी अगर आपसे पूछी जाए तो रस मीमांसा। तीसरी में देखो गोस्वामी तुलसीदास पर भी शुक्ल जी ने लिखा। चौथे में महाकवि सूरदास पर भी लिखा। और नंबर 5 जो रचना है वो है चिंतामणि। क्या है, चिंतामणि रचना है। चिंतामणि
किस विधा की रचना है। ये अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए भी शुक्ल जी की चिंतामणि है वो किस विधा की रचना है, तो आपको आंसर देना है निबंध है। क्या है ये? एक निबंध है। और कितने भागों में बंटा हुआ है? 4 भागों में बंटा हुआ है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और नंबर 6 पे देखो विश्व प्रपंच। क्या है? विश्व प्रपंच है। अब इसको याद कैसे रखेंगे? तो देखो आप थोड़ा लॉजिक तो लगाना ही पड़ेगा याद रखने के लिए। तो जैसे हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसमें रस आया किसको? गोस्वामी महाकवि को रस आया तो क्या बन गई? चिंता, पूरे विश्व को चिंता बढ़ गई। तो इस प्रकार आप याद रखोगे तो हिंदी साहित्य का इतिहास रस से रस मीमांसा हो जाएगा। गोस्वामी से तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास और महाकवि यानी सूरदास, और चिंतामणि से चिंतामणि और विश्व प्रपंच, ये सब आपके अच्छे से याद रह जाएंगे। नेक्स्ट में देखो शुक्ल जी का काव्य संग्रह आपसे पूछ लिया जाए भी शुक्ल जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का काव्य संग्रह का क्या नाम है, तो आपको बताना है मधुशतरोध है। क्या है? मधुशतरोध। और संपादन इसके पूछे जाए तो एक तो है नागरी प्रचारणी पत्रिका और जयसी ग्रंथावली, ठीक है, जयसी ग्रंथावली। किसका संपादन किया? एक तो नागरी प्रचारणी पत्रिका का, दूसरा जयसी ग्रंथावली का, सॉरी भाई, जयसी ग्रंथावली का संपादन किया, ठीक है। नेक्स्ट में देखो आप जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में जो योगदान दिया और अपनी पुस्तक लिखी हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में प्रकाशित हुई, वो कहाँ से सबसे पहले किस रूप में प्रकाशित हुई? तो आपको ध्यान रखना है नागरी प्रचारणी सभा काशी से जनवरी 1929 में प्रकाशित हुई। लेकिन किस रूप में? हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुई। सबसे पहले कहाँ से? नागरी प्रचारणी सभा काशी से जनवरी 1929 में किस रूप में प्रकाशित हुई? हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुई। बाद में शुक्ल जी ने क्या किया? उसमें कुछ और सुधार किया और एक स्वतंत्र पुस्तक के रूप में प्रकाशित कर दिया। एक थोड़ा और सुधार करके स्वतंत्र पुस्तक के रूप में प्रकाशित कब कर दिया? 1929 में कर दिया। और जब आपको पूछ लिया जाए भी संशोधित संस्करण है उसका कब आया, संशोधित संस्करण कब आया, तो 1940 के अंदर आया। ध्यान रखना है आपको, संशोधित संस्करण पूछा जाए तो 1940 आंसर देना है। अब शुक्ल जी के बारे में अन्य महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं? देखो विद्यावादी पद्धति को अपनाया, और विद्यावादी पद्धति में तात्कालीन सामाजिक जीवन पर अध्ययन किया जाता है। किस पर? जो समाज की तात्कालीन जो परिस्थिति है उस पर अध्ययन किया जाता है। यह पद्धति इतिहास लेखन में उपयोगी मानी जाती है, ठीक है। आचार्य रामचंद्र जी का एक कथन है इस पद्धति को लेकर, आपको याद रखना है। कैसा? यानी प्रत्येक देश की साहित्य, यानी प्रत्येक देश का साहित्य या साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। साहित्य क्या है? जनता की चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब होता है। अब चित्तवृत्तियाँ क्या हैं? जनता की भावना। आचार्य जी का मानना था कि जिस मतलब प्रत्येक देश का साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों के अनुसार लिखा जाता है। मतलब जब हम इतिहास लिखते हैं किसी देश का तो उसमें क्या होता है? उस जनता की भावनाओं का प्रतिबिंब दिखाई देता है। वे जनता क्या सोचती है, कैसा रहन सहन पहनाव, सब वो इस साहित्य में समाहित हो जाता है। और जैसे उनका मानना था कि जनता की भावनाएं क्या होती हैं, चित्तवृत्तियाँ क्या होती हैं, बदलती रहती है। तो स्वाभाविक है अगर जनता की भावनाएं या चित्तवृत्तियाँ बदलेगी तो वहाँ का क्या हो जाएगा? साहित्य भी बदल जाएगा। तो आपको याद रखना है साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। ये कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। आपको याद रखना है आचार्य शुक्ल जी का, ठीक है। अब एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है परीक्षा की दृष्टि से, जो हिंदी साहित्य इतिहास के जो कालों में बांटा गया था उसमें दोहरे नामकरण की परंपरा का प्रवर्तन
किसने किया? दोहरा नामकरण के आधार पर कालों का वर्गीकरण है वो किसने किया? तो दोहरे नामकरण कर आपसे पूछा जाए तो शुक्ल जी बताना है। भी शुक्ल जी ने नामकरण में दोहरे नामकरण की पद्धति को अपनाया। और हिंदी साहित्य इतिहास को कितने कालों में बांटा? 4 कालों में बंटा हुआ है। उसको क्या क्या नाम दिया? आदिकाल, 4 काल कौन कौन से हैं? आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। इन चारों को आचार्य शुक्ल जी ने क्या क्या नाम दिए? देखो, आदिकाल को शुक्ल जी ने वीरगाथा काल कहा। एक ऐसा काल, आदिकाल को क्या नाम दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया। और वीरगाथा काल नाम सबसे ज़्यादा इसका विवादास्पद रहा। इसमें सबसे ज़्यादा विरोध हुआ, वाद विवाद हुआ। और वीरगाथा काल क्यों कहा? क्योंकि उस समय मतलब ज़्यादा वीर रस में कविताएं लिखी गई, वीर रस में साहित्य या काव्य लिखा गया, इसलिए आदिकाल को इन्होंने क्या नाम दे दिया? वीरगाथा काल नाम दे दिया। और पूर्व जो मध्यकाल है उसको क्या बोला? भक्ति काल बोल दिया। अब पूछ लिया जाए जो पूर्व मध्यकाल है उसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या नाम दिया? तो भक्ति काल नाम दिया। उत्तर मध्यकाल को क्या कहा? रीतिकाल कहा। और आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा दी। ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे देखो, अब जो ये आदिकाल है उसको वीरगाथा नाम किस आधार पर दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने? ये आदिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा है? वीरगाथा काल का है। लेकिन आधार किसको बनाया? तो आपको याद रखना है ऐसी 12 रचना थी, उस रचनाओं के आधार पर आदिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कह दिया? वीरगाथा काल कह दिया। कितनी रचनाओं के आधार पर? 12 रचनाओं के आधार पर। अब ये रचना कौन कौन सी है परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आप ध्यान से देखना। सबसे पहले तो आपसे पूछा जाए भी आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा? तो शुक्ल जी ने कहा। किसके आधार पर कहा? तो 12 रचनाओं के आधार पर कहा। अब देखो भी 12 रचना कौन कौन सी है। नंबर 1 अमीर रासो, किसके द्वारा लिखी गई है? सारंगधर के द्वारा लिखी गई है। नंबर 2 विजयपाल रासो, नल सिंह के द्वारा लिखी गई है। नंबर 3 पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदाई के द्वारा लिखी गई है। नंबर 4 परमाल रासो, जगनिक के द्वारा लिखी गई है। नंबर 5 विशलदेव रासो, नरपति नाल द्वारा लिखी गई है। खुमान रासो, दलपित विजय के द्वारा लिखी गई है। और आगे देखो, खुमान रासो दलपित विजय हो गया। उसके बाद कीर्तिलता, कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली। कितनी? कीर्तिलता 1, कीर्ति पताका 2 और पदावली 3। 3 ऐसी रचनाएं हैं जो किसके द्वारा रची गई है? विद्यापति के द्वारा। अब यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जब आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया, उस समय 12 जो रचनाएं थी उसको आधार बनाया। उसमें सबसे ज़्यादा रचना किसकी थी? तो आपको बताना है विद्यापति की थी। कितनी थी? 3 थी। कौन कौन सी? कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली, ठीक है। अब जयचंद प्रकाश किसके द्वारा लिखी गई? भट्ट केदार के द्वारा लिखी गई। और जय मेघ जस चंद्रिका मधुकर कवि के द्वारा, जय मेघ जस चंद्रिका किसके द्वारा? मधुकर कवि के द्वारा लिखी गई। और खुसरो की पहलियाएं खुसरो द्वारा। इन 12 रचनाओं को आप याद रखना, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और शुक्ल जी ने जब आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया तो इन रचनाओं को आधार बना के दिया। ये आप अच्छे से याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट में देखो, वो था आदिकाल। अब भक्ति काल को फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने 2 भागों में बांट दिया। कैसे? देखो, भक्ति काल को अगर आपसे पूछ लिया जाए भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कितने भागों में बांटा, तो 2 भागों में बांटा। मैंने एक क्वेश्चन तो ये बनता है, कौन कौन से भाग हैं? एक निर्गुण भक्ति और दूसरा सगुण भक्ति, ठीक है। निर्गुण यानी निराकार, जिसका कोई आकार नहीं होता है। उसमें सगुण यानी किसी को, किसी मूर्ति को मतलब पूजना। तो भक्ति काल को कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में। कौन कौन सी धारा में? एक तो निर्गुण में और दूसरा सगुण में। अब निर्गुण को फिर 2 भागों में बांटा, एक तो ज्ञान श्रेय और दूसरा प्रेम श्रेय। अब ज्ञान श्रेय का अगर प्रतिनिधि कवि आपसे पूछा जाए तो ज्ञान किसके पास था? कबीर जी के पास था। और प्रेम आश्री आपसे पूछा जाए तो जयसी बताना है। प्रेमाश्री के प्रतिनिधि कभी आपसे पूछ लिया जाए तो जयसी बताना है, ठीक है। अब सगुण को फिर 2 भागों में बांटा, एक राम भक्ति
तो राम की भक्ति के अंदर कौन थे? तुलसीदास। और दूसरा कृष्ण भक्ति, कृष्ण में सूरदास प्रतिनिधि तो कवि थे। ठीक है, राम भक्ति की बात आए तो तुलसीदास और कृष्ण भक्ति की बात आए तो सूरदास। मैन रूप से भक्ति काल को दो भागों में बांटा, कौन कौन से? निर्गुण और सगुण। फिर निर्गुण को दो भागों में बांटा और सगुण को दो भागों में बांटा। अब आपसे पूछ लिया जाएगा भी निर्गुण के कौन से दो भाग हैं? तो ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। अब ज्ञान के प्रतिनिधि कभी आपसे पूछे जाए तो कबीर और प्रेमाश्रयी की पूछे जाए तो जयसी। इसी प्रकार सगुण भक्ति को फिर दो भागों में, राम भक्ति में तुलसीदास और कृष्ण भक्ति में सूरदास। अभी ये से भी क्वेश्चन बन सकता है पेपर में, विज्ञानश्रयी, प्रेमाश्रयी, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, ये मतलब सगुण और निर्गुण भक्तियों के ये नाम किसने दिए? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिए। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट में देखो, महत्व के आधार पर शुक्ल जी ने पहला स्थान किसको दिया? शुक्ल जी सबसे ज्यादा किसको महत्व देते थे? पहले स्थान पर तुलसीदास को। ठीक है, उसके बाद दूसरा स्थान दिया सूरदास को और तीसरा स्थान दिया जयसी को। इसके क्रम भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान रखना है। सबसे पहले महत्व के आधार पर अगर पूछा जाए तो शुक्ल जी ने तुलसी को पहला स्थान दिया, सूरदास को दूसरा और जयसी को तीसरा। ठीक है, अब आगे देखो। अब एक एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ बनता है कि शुक्ल जी रीतिकाल का विभाजन नहीं कर पाए। अब एग्जाम में ये आ सकता है कि ऐसे कौन से मतलब विद्वान थे या आचार्य थे जो रीतिकाल का विभाजन नहीं कर पाए? तो आपको आंसर देना है शुक्ल जी है वो रीतिकाल का विभाजन नहीं कर पाए। तो अब रीतिकाल का विभाजन है वो किसने किया? फिर क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है। तो रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया। और ये बांटने का मतलब प्रयास या महत्वपूर्ण कार्य किसने किया? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने किया। किसने किया? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। तो आपको ध्यान रखना है कि शुक्ल जी के द्वारा रीतिकाल का विभाजन नहीं किया गया। पेपर में कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है भी, रीतिकाल का विभाजन किसके द्वारा नहीं किया गया? शुक्ल जी के द्वारा। वो तो फिर रीतिकाल को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। तो 3 भागों में बांटने का जो श्रेय है वो किसको जाता है? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र को जाता है। अब 3 भाग कौन कौन से हैं? तो रीतिबद्ध है, रीति सिद्ध है और रीति मुक्त है। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट में हमने आदिकाल को जान लिया, भक्तिकाल को जान लिया, रीतिकाल को। अब आधुनिक काल है उसको आचार्य शुक्ल जी ने क्या नाम दिया? कितने भागों में बांटा? ये आप ध्यान से देखें। आधुनिक काल को आचार्य शुक्ल जी ने गद्य काल की क्या दी? संज्ञा दी। आपको ध्यान रखना है। अब आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। क्या कहा? गद्य काल की संज्ञा देते हुए गद्य और पद्य 2 खंडों में बांट दिया। आपको ध्यान रखना है, 2 खंडों में विभाजित कर दिया। गद्य एवं पद्य 2 खंडों में विभाजित कर दिया। फिर गद्य पद्य को अलग अलग 3 भागों में विभाजित किया। यानी गद्य को 3 भागों में और पद्य को भी 3 भागों में, दोनों के लिए एक ही आएगा सेम। गद्य और पद्य दोनों को 3-3 भागों में फिर बांटा। पहले 2 भागों में बांटा और गद्य काल को आदिकाल, आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा दी और गद्य पद्य 2 भागों में विभाजित किया। फिर गद्य पद्य को अलग अलग 3 भागों में विभाजित किया। वो 3 विभाग कौन से देखो, यानी फिर गद्य पद्य को अलग अलग 3-3 उत्थानों में विभाजित कर दिया, जो इस प्रकार है। किस प्रकार देखो, पहला प्रथम उत्थान विक्रम संवत, ध्यान रखना है ईस्वी नहीं है, विक्रम संवत है। विक्रम संवत 1925 से लेकर विक्रम संवत 1950 तक। प्रथम उत्थान को किस कालखंड में बांटा? यानी 1925 से 1950 तक का जो समय था वो प्रथम उत्थान हो गया। और दूसरा द्वितीय उत्थान में देखो आप, द्वितीय उत्थान विक्रम संवत 1950 से विक्रम संवत 1975 तक है माना। और तृतीय उत्थान में विक्रम संवत 75 से विक्रम संवत 84 तक माना। ठीक है, तो ये आपको सब ध्यान रखने हैं। मैंने एक इजी वे में आपको आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल जी के बारे में बताने का प्रयास किया है। हिंदी साहित्य इतिहास में शुक्ल जी का क्या क्या योगदान रहा है, क्या क्या उनकी रचनाएं हैं, कितनी रचनाओं को आधार बनाकर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, ये सब मैंने आपको बता दिया है। प्लीज़ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और बच्चों का भी फायदा हो जाए।
मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।